हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर वीकली करंट अफेयर्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 31 जनवरी से 6 फरवरी 2022 के बीच की घटनाओं को देखेंगे। और आइए अब देखते हैं कि इन घटनाओं पर कौन कौन से प्रश्न बनते हैं जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट हैं। कहने का मतलब ये कि इस वीडियो में मैंने थोड़ा ट्रैक चेंज किया है और करंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्नों को बनाया है। ये प्रश्न 31 जनवरी से 6 फरवरी के बीच की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर बेस्ड है। इसके माध्यम से आप प्रश्न को भी सॉल्व कर पाएंगे और उन घटनाओं को भी जान पाएंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट, केंद्र सरकार ने देश के सभी छात्रों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अनिवार्य कर दी थी। किस राज्य ने इसके विरोध में एंटी नीट बिल सितंबर 2021 में पारित किया है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक और डी आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर है ए तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार नीट में दाखिले को खत्म करना चाहती है क्योंकि उसका मानना है कि इससे असमानता पैदा होगी। इसके बजाय तमिलनाडु सरकार यह मानती है कि यह कक्षा 12 की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चिकित्सा और दंत चिकित्सा प्रवेश प्रदान करेगी। वह ज्यादा बेहतर होगा और छात्रों के हक में होगा। यही आधार है एंटी नीट बिल पारित करने का तमिलनाडु के विधानसभा द्वारा। नेक्स्ट, भारत के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर भारत के बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है। इनमें से कौन इसका कारण है? ए मानवाधिकार उल्लंघन, बी कोविड-19, सी व्यापार संबंधी विवाद और डी चीन ने सेना अधिकारी की फैबाओ को मशालवाहक के रूप में चुना है, जो 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी संघर्ष में शामिल था। इसका उत्तर है डी। एक्चुअली भारत मानता है कि चाइना जो है इस खेल के दौरान खेल को पॉलिटिसाइज कर रहा है और ये जो की फैबाओ जो है वह चीन का सैन्य अधिकारी है, जो भारत और चीन के बीच गलवान में जो संघर्ष हुआ था उसमें वह शामिल था। तो भारत इस बात का विरोध करता है और इसीलिए आधिकारिक रूप से भारत ने वहां पे इस बात की घोषणा की है कि जो उद्घाटन वगैरह होगा उसमें भारत की तरफ से कोई शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट, भारत द्वारा राफेल लड़ाकू विमान के समुद्री संस्करण का हाल ही में किस विमान वाहक पोत पर परीक्षण किया गया? भारत द्वारा राफेल लड़ाकू विमान के समुद्री संस्करण का हाल ही में किस विमान वाहक पोत पर परीक्षण किया गया? ए आईएनएस विक्रांत, बी आईएनएस विक्रमादित्य, सी आईएनएस सिंधुराज, डी आईएनएस सिंधु घोष। इसका उत्तर है ए। विमान वाहक पोत से राफेल जेट के टेक ऑफ की जांच के लिए परीक्षण किया गया था। यह परीक्षण सफल रहा है। आईएनएस विक्रांत विमान वाहक पोत कैटापल्ट लॉन्च का उपयोग करता है। कैटापल्ट एक उपकरण है जो विमान को एक छोटी सी जगह से उड़ान भरने में सक्षम बनाता है। यह एक तरह का असिस्टेड टेक ऑफ है। स्पष्ट है कि कैटापल्ट एक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल इस टेक ऑफ के दौरान किया गया और यह टेक ऑफ किस विमान वाहक पोत पे कराया गया? आईएनएस विक्रांत पे कराया गया। नेक्स्ट, विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है। वे हैं गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। यह बखीरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, यही आपको बताना है। ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान और डी मध्य प्रदेश। तो एक तो खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य है, वह गुजरात में है, और दूसरा वन्यजीव अभयारण्य जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है वह मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, सुपर हॉर्नेट एक लड़ाकू विमान है। इसका संबंध किस देश से है? ए अमेरिका, बी रूस, सी फ्रांस, डी इजराइल। इसका संबंध अमेरिका से, अर्थात अमेरिका ने सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान का निर्माण किया है जो अभी चर्चा में है। नेक्स्ट, किस पूर्वोत्तर राज्य द्वारा हाल ही में आईटी क्षेत्र के लिए एक समर्पित प्रौद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया है? ए मणिपुर, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी असम। मेघालय में के चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में एक आईटी पार्क बनाया है जो निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट्स और खासकर मेघालय के डेवलपमेंट में, वहां के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में एक अहम भूमिका अदा करेगा। यह काफी चर्चा में है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एक नई पीएम डिवाइन योजना प्रस्तावित की गई है। यह योजना किसके द्वारा लागू किया जाएगा? ए सड़क परिवहन मंत्रालय, बी राज्य सरकार, सी उत्तर पूर्वी परिषद और डी नीति आयोग। वास्तव में यह उत्तर पूर्वी परिषद नॉर्थ ईस्ट काउंसिल द्वारा इसको लागू किया जाना है।
जैसा कि मैंने अपने पिछले बजट वाले वीडियो में भी चर्चा की थी इस बात की, सरकार ने 1500 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन के साथ पीएम डिवाइन योजना की घोषणा की है। पीएम डिवाइन का अर्थ क्या है? प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। इस योजना का उद्देश्य मिजोरम में अपनी तरह की अनूठी बैम्बू लिंक रोड सहित बुनियादी ढांचे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जरूरत आधारित सामाजिक विकास के लिए फंड प्रदान करना है। अर्थात यह जो योजना लाई गई है वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तो इम्प्रूव किया जाएगा, सोशल डेवलपमेंट में भी इसकी भूमिका होगी और इसके लिए एक फंड का निर्माण करने का सरकार का प्रयास है। और उसके लिए कितना आवंटित किया गया है? 1500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, किस ऑयल कंपनी ने इंदौर मध्य प्रदेश में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन को मिलाने के लिए भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है? ऑयल, ओएनजीसी, गेल और ईएसआर। इसका उत्तर है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह परियोजना महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत कार्बन तटस्थ और आत्मनिर्भर भविष्य प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। और क्लाइमेट एक्शन संबंधी भारत की जो प्रतिबद्धता है उससे आप वाकिफ हैं। COP 26 के दौरान भारत ने प्रतिबद्धता जताई भी थी। तो यह परियोजना प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन डालने के पहलुओं को कवर करेगा, साथ साथ भारत में मजबूत मानक और नियामक ढांचा बनाने में भी मदद करेगा। नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू करेगी। इस योजना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है इस योजना का? आपको यह बताना है। देश की उत्तरी सीमा पर कनेक्टिविटी में सुधार, देश की पश्चिमी सीमा पर कनेक्टिविटी में सुधार, सी देश की दक्षिणी सीमा पर कनेक्टिविटी में सुधार और डी है 170 पिछड़े गांवों का विकास। इसका उत्तर है देश की उत्तरी सीमा पर कनेक्टिविटी में सुधार। एक्चुअली चीन के साथ भारत की सीमा के साथ गांवों में, अर्थात चीन और भारत की जो सीमा लगती है जहां पे, वहां सीमा पर भारत के गांवों में बुनियादी ढांचे में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। हालांकि स्पष्ट रूप से बजट में इस बात का उल्लेख तो नहीं किया गया है कि कौन कौन से स्टेट्स इसमें शामिल रहेंगे, लेकिन जैसा माना जा रहा है कि हिली स्टेट्स जो हैं, जो बॉर्डर एरिया में है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे राज्यों में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी ताकि वहां पे कनेक्टिविटी और बेहतर हो सके। नेक्स्ट, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ए 2 फरवरी, बी 3 फरवरी, सी 4 फरवरी और डी 5 फरवरी। इसका उत्तर है ए 2 फरवरी। भारत सरकार ने हाल ही में 2 नए रामसर स्थलों को जोड़ा है। इन साइटों को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पर जोड़ा गया है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में बखीरा वन जीव अभयारण्य और गुजरात में खिजड़िया पक्षी अभयारण्य को इस सूची में जोड़ा गया है। और इसके साथ ही भारत में अब रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो 49। नेक्स्ट, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 को हाल ही में राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा पत्रकार हमले किस राज्य में हुए? ए गुजरात, बी दिल्ली, सी जम्मू कश्मीर और डी उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक पत्रकार हमले हुए हैं। नेक्स्ट, बजट प्रस्तुति के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन योजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत कितने अंकों की विशिष्ट संख्या भूमि को आवंटित की जाएगी? ए 12, बी 13, सी 14 और डी 15। इसका उत्तर है सी 14। यह योजना दरअसल पूरे देश में एक समान रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लाएगी। रजिस्ट्रेशन कहाँ किया जा रहा है, चाहे वह भूमि पंजीकरण हो या वाहन पंजीकरण हो या कोई अन्य रजिस्ट्रेशन हो, पूरे देश में एक ही प्रोसेस का पालन किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण देश में कहीं भी किया जा सकता है और इसके लिए राज्य की तरफ से कोई बाधा नहीं होगी, कोई हर्डल क्रिएट नहीं किया जाएगा। इसमें 3C फॉर्मूला लाया जाएगा। आपको यह भी ध्यान में रखना है। यह 3C फॉर्मूला क्या है? यह सेंट्रल ऑफ रिकॉर्ड्स, कन्वीनियंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स केंद्रित स्कीम है। इसमें 14 अंकों की जो विशिष्ट संख्या भूमि को आवंटित की जाएगी उसी को कहा जाएगा भूमि का आधार संख्या। जैसे हम लोगों का अपना एक आधार संख्या है, उसी तरह अब भूमि का भी आधार संख्या होगा। नेक्स्ट, बजट प्रस्तुति के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार एक स्टेशन एक उत्पाद, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना शुरू करेगी। इस योजना का उद्देश्य क्या होगा? पहला, विदेशी उत्पाद के परिवहन को आसान बनाना, स्थानीय उत्पाद के परिवहन को आसान बनाना, कोविड-19 के मरीजों के लिए
त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराना, और डी, स्थानीय स्तर पर रसोई गैस की पहुंच आसान करना। इसका उत्तर है स्थानीय उत्पाद के परिवहन को आसान बनाना। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो लोकल लेवल पे जो प्रोडक्ट्स हैं, तो वह स्टेशन वन प्रोडक्ट का जो मेन एम होगा कि वह उस उत्पाद को, जो लोकलाइज्ड उत्पाद है, जो खास एक जगह पर जिसका उत्पादन होता है, उसको कैसे पॉपुलराइज किया जाए, कैसे उसको ट्रांसपोर्टेशन में मदद की जाए, ताकि उसके मार्केटिंग में और उसके सेल में बढ़ोतरी हो। इसीलिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना सरकार शुरू करने वाली है। इसके साथ साथ, जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था बजट वाले में, कि इस बजट में यह बात कही गई है कि 400 वंदे भारत ट्रेनें भी शुरू करेगी, और सरकार कवच तकनीक जो है, कवच टेक्नोलॉजी ट्रेन में जो लागू होता है, जो अटैच होता है, उसको भी एक्सपेंड करने की कोशिश की जा रही है। यह जो कवच टेक्नोलॉजी है, या एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी है, इसके सहायता से भारत में जो ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं उसको शून्य तक लाने की कोशिश रहेगी, जो भारत का लक्ष्य भी है। नेक्स्ट, देश में सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात निर्माण उद्यम। पब्लिक सेक्टर में जो इस्पात निर्माण उद्यम है, उसके प्राइवेटाइजेशन के लिए सरकार ने हाल ही में टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के साथ मंजूरी की है। अर्थात टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के साथ ये केंद्र सरकार का एक समझौता हुआ है, और केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात निर्माण उद्यम को बेचने की मंजूरी प्रदान की है टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड को। तो वह कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात निर्माण उद्यम है, कंपनी है, यही आपको बताना है। ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, इसमें आपको बताना है, इसमें 4 ऑप्शन है, एमएमटीसी, भेल, एनएमडीसी और एनआईएनएल। तो इसमें किसको प्राइवेटाइज करना है, और इसके लिए सरकार ने मंजूरी दी है। यह बिकेगा किसको? टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड को बेचा जाएगा। वह कौन सा है जो इस्पात निर्माण उद्यम? तो यह है डी, एनआईएनएल, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड। सरकार ने हाल ही में टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड को घाटे में चल रहे नीलांचल इस्पात लिमिटेड की बिक्री को मंजूरी दी है। ये जो नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड है, यह एमएमटीसी, भेल, एनएमडीसी और मेकन के साथ साथ उड़ीसा सरकार के 2 पब्लिक सेक्टर यूनिट का एक ज्वाइंट ये है प्रोजेक्ट है, और इसका उड़ीसा के कलीनगर में इसका एक संयंत्र भी है। इसकी क्षमता 1.1 मिलियन टन है, लेकिन मुश्किल यह है कि यह नुकसान में चल रहा है, और सरकार इसीलिए इसको प्राइवेटाइज करना चाहती है, और सरकार ने इसीलिए टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट्स को, यह सरकार चाह रही है कि इसको बेचा जाए। नेक्स्ट, फेम इंडिया योजना 2015 का संबंध किससे है? ए, इलेक्ट्रिक वाहन के निर्माण और विकास, बी, विमान वाहन पोतों का निर्माण, विमान वाहक पोतों का निर्माण, सी, भारतीय उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन, और डी, स्थानीय उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहन। तो फेम इंडिया प्रोडक्ट्स जो है, फेम इंडिया योजना जो है 2015, यह दरअसल पुरानी योजना है, और यह चर्चा में है क्योंकि यह इलेक्ट्रिक वाहन के निर्माण और विकास से संबंधित है। इसका उत्तर होगा ए। फेम इंडिया योजना 2015 में भारत में हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार विकास और विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक वाहन को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए, कैसे उसके लिए एक सुटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, इकोसिस्टम, उसके लिए यह योजना लाई गई थी। क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन जितना अधिक प्रमोट होगा, जितना अधिक चलेगा, प्रदूषण में उतनी कमी आएगी, और भारत का जो क्लाइमेट एक्शन जो प्रोग्राम है उसको सफलता मिलेगी। तो इसीलिए यह फेम इंडिया योजना 2015 लाई गई थी। स्पष्ट है कि इसका संबंध इलेक्ट्रिक वाहन के मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट से है। नेक्स्ट, 6 फरवरी 2022 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के शासन के कितने साल पूरे हुए हैं? ए, 60 साल, 60 वर्ष, बी, 70 वर्ष, सी, 80 वर्ष, डी, 90 वर्ष। बी, 70 वर्ष। 8 फरवरी 1952 को रानी आधिकारिक रूप से गद्दी पर बैठी थी। उनके पिता जॉर्ज 6 की मृत्यु 6 फरवरी 1952 को हुई थी। उन्हें 25 साल की उम्र में सिंहासन विरासत में मिला था। यदि रानी अभी 12 जून 2022 तक सिंहासन पर रहती हैं, तो वह थाईलैंड के राजा भूमिबोल द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ देंगी। स्पष्ट है कि थाईलैंड के राजा भूमिबोल द्वारा अब तक बनाया गया रिकॉर्ड क्या है कि वह सबसे लंबे समय तक शासन पर आसीन रहने वाले व्यक्ति हैं। उनका रिकॉर्ड तोड़ने की स्थिति में अब आने वाली हैं ये रानी एलिजाबेथ। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की भूमि और गैर प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण, मोनेटाइजेशन को फास्ट ट्रैक करने के लिए एनएलएमसी का गठन किया। यह क्या है? नेशनल लैंड मॉडर्नाइजेशन कॉर्पोरेशन, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, न्यू लैंड मॉडर्नाइजेशन कॉर्पोरेशन और न्यू लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। तो यहाँ उत्तर है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन
कॉरपोरेशन, बी नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, नॉट मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन मुद्रीकरण, बी। अब ये क्या है, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन जो है, यह बजट में इसकी घोषणा की गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है सरकार की जो कंपनी है उसके उसके जो एसेट्स हैं, लैंड एसेट्स हैं, कैसे उसको प्रॉफिटेबल बनाया जाए, कैसे उसको प्रॉफिटेबल बनाकर उससे आय प्राप्त की जाए। इसी के लिए नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन के गठन की घोषणा की गई है। इससे कई स्रोतों के सुझावों के आधार पर निवेश, लीज या संपत्ति की आय पर लेने या उनका मोनेटाइजेशन करने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी इस कॉर्पोरेशन को। यही उद्देश्य है इस इकाई का। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022-23 की प्रस्तुति के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि रैंप कार्यक्रम को 6,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से शुरू किया जाएगा। रैंप क्या है? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम, रिवैम्पिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME प्रोग्राम परफॉर्मेंस प्रोग्राम, रेजिंग एंड ऑक्शनिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम एंड रिकवरिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम। इसका उत्तर है ए, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME प्रोग्राम। ये क्या है? दरअसल जो लॉकडाउन और जो कोविड के कारण, पैंडेमिक के कारण जो लॉकडाउन हुआ, उससे MSME माइक्रो स्मॉल जो इंडस्ट्रीज है, मीडियम इंडस्ट्रीज है, उनको काफ़ी नुकसान हुआ। और नुकसान तो पूरी अर्थव्यवस्था को हुआ था। तो इनको कैसे रिवैम्प किया जाए, कैसे इनको प्रमोट किया जाए, इसके लिए सरकार यह रैंप कार्यक्रम को सरकार शुरू करने जा रही है। और इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए को रूल आउट किया गया है, इसको एलोकेट किया गया है। रैंप, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम। नेक्स्ट, भारतीय मूल के एंटोनियो कोस्टा को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? दरअसल एंटोनियो कोस्टा गोवा से संबंधित हैं, तो आपको बताना है किस देश के का प्रधानमंत्री इन्हें चुना गया है। पुर्तगाल, स्पेन, घाना, अल्जीरिया। इसका उत्तर है ए, पुर्तगाल। नेक्स्ट, रूस ने यूक्रेन के अधिकार वाले क्रीमिया क्षेत्र पर किस वर्ष कब्जा कर लिया था? ए 2013, बी 2014, सी 2015, डी 2016। 2014 में रूस ने यूक्रेन के अधिकार वाले क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा किया था। यूक्रेन जब रूस से अलग हुआ, जैसा आपको पता है, पहले रूस क्या था? USSR, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवेरेन सोशलिस्ट रिपब्लिकन। लेकिन 1989 में रूस जो है, सोवियत संघ जो है, वह टूट गया। यूक्रेन और दूसरे जो अन्य उसके भाग थे वह अलग हो गए। तब से रूस और यूक्रेन में विवाद चल रहा है, टेंशन चल रहा है। तो रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रीमिया स्ट्रैटेजिकली भी और उससे इकोनॉमिकली भी काफी बेनिफिशियल है। तो इसका कब उसको कब्जा किया? 2014 में। और रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा है, जो टेंशन है, उससे आप वाकिफ होंगे। 2014 में रूस ने यूक्रेन के अधिकार वाले क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। द्वितीय विश्व के बाद पहली बार यह मौका था जब किसी यूरोपीय देश ने दूसरे देश से क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस और यूक्रेन ने मिन्स्क में युद्ध विराम समझौता भी किया था। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र, कौन क्षेत्र? डोनबास क्षेत्र, जो यूक्रेन का एक क्षेत्र है, में एक अलगाववादी आंदोलन भी शुरू किया, और जो जातीय रूप से रूसी लोगों का घर है। अर्थात वहां अधिकांश डोनबास क्षेत्र जो यूक्रेन का एक क्षेत्र है, उसमें रूसी मूल के ज्यादातर लोग हैं। तो रूस उसको, उस सेपरेटिस्ट मूवमेंट को इनकरेज भी करता है। कहीं ना कहीं रूस इस बात का विरोध कर रहा है कि यूक्रेन कहीं नाटो अलायंस जो है, वेस्टर्न अलायंस, उसमें यूक्रेन शामिल ना हो जाए, और रूस इसका विरोध कर रहा है। और इसीलिए यूक्रेन की मदद कर रही है वेस्टर्न अलायंस, नाटो और अमेरिका और दूसरे अन्य देश। यह अभी काफी चर्चा में है। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया था? ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तरांचल, सी झारखंड और डी बिहार। इसका उत्तर है ए जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में आतंकवाद से प्रभावित लोगों की मदद करना है। नेक्स्ट, किस देश के नव वर्ष को चंद्र नव वर्ष, लूनर न्यू ईयर भी कहा जाता है? चीन, ए चीन, बी ताइवान, सी जापान, डी दक्षिण कोरिया। इसका उत्तर है ए चीन। नेक्स्ट, किस भारतीय हॉकी गोलकीपर ने हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 जीता है? ए श्रीजेश, बी कृष्ण बहादुर पाठक, सी सूरज कारकेरा और डी वरुण कुमार। इसका उत्तर है ए श्रीजेश। क्वेश्चन 24, हर्मिस मिशन का संबंध किस देश से है? ए अमेरिका, रूस, बी रूस, सी इजराइल, डी जापान। इसका संबंध ए अर्थात अमेरिका से। अमेरिका ने हर्मिस मिशन का
की शुरुआत की थी। हर्मिस का अर्थ है हेलियोफिजिक्स एनवायरमेंटल एंड रेडिएशन मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट सूट। हर्मिस मिशन अंतरिक्ष के मौसम की निगरानी और सूर्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव की स्थिति में मदद करेगा। नेक्स्ट, दूसरे कार्यकाल के लिए इटली का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? ए सर्जियो मैटेरेला, बी एनरिको डी निकोला, सी लुइगी इनौडी और डी जियोनी ग्रॉन्ची। ए सर्जेई मैटेरेला इसका उद्देश्य है, इसका उत्तर है। इटली का राष्ट्रपति ने दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। क्वेश्चन 26, भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2022 में कौन सा स्थान हासिल किया है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इसमें तीसरा स्थान हासिल किया है और यह जो कप है एशिया कप 2022 जो महिलाओं का हॉकी टीम से संबंधित है, इसे जापान ने जीता है तीसरी बार। किसको हराकर? दक्षिण कोरिया को हराकर। नेक्स्ट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तरांचल, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। यह जो जियो पार्क है, पहला भारत का जियो पार्क, यह मध्य प्रदेश में बनाने की मंजूरी मिली है इसको। किससे? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर लम्हेटा गांव में भारत का पहला जियो पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। जियो पार्क एक एकीकृत क्षेत्र है जिसका उद्देश्य भूवैज्ञानिक विरासत को अस्थायी रूप से संरक्षित करना है। नेक्स्ट, किस देश द्वारा हाल ही में हासोंग 12 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई? ए चीन, बी जापान, सी कोरिया, डी दक्षिण कोरिया। इसका उत्तर है सी दक्षिण कोरिया। हासोंग 12 मध्यम दूरी का एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको लॉन्च करने का दावा किसने किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। नेक्स्ट, किस संस्था द्वारा डेथ पेनाल्टी इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है? ए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, बी नीति आयोग, सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और डी भारतीय लॉ कमीशन। इसका उत्तर है ए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट, ओशन मेल्टिंग ग्रीनलैंड मिशन 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हुआ। इस मिशन ने मुख्य रूप से ग्रीनलैंड में बर्फ के नुकसान को मापा। इस मिशन का संबंध किस देश से है? ए अमेरिका, बी रूस, सी जापान, डी चीन। इसका संबंध ए अमेरिका से है। ओशन मेल्टिंग ग्रीनलैंड मिशन, जिसे आमतौर पर ओएमजी मिशन के रूप में जाना जाता है, नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। यह 5 साल का मिशन था। यह 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हुआ है और इस मिशन ने मुख्य रूप से ग्रीनलैंड में बर्फ के नुकसान को मापा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से तो बर्फ को नुकसान, ग्लेशियर्स को नुकसान पहुंच ही रहा है, साथ साथ जो सागर के जो पानी है उनकी वजह से भी ग्लेशियर को नुकसान पहुंचा है। तो कितना नुकसान पहुंचा है इसके मेजरमेंट के लिए यह मिशन नासा द्वारा शुरू किया गया था 5 साल पहले। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस देश की सहायता से 12 राज्यों में लगभग 150 गांवों को विलेजेस ऑफ एक्सेलेंस में बदलने के अपने निर्णय की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं ए इजराइल, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर है ए इजराइल। इस काम में अर्थात 150 गांवों को विलेज ऑफ एक्सेलेंस उत्कृष्ट गांव में बदलने के लिए भारत इजराइल से टेक्नोलॉजिकल मदद लेगी और इस संबंध में दोनों के बीच करार हुआ है। इजराइल इसका उत्तर है। नेक्स्ट, इसरो द्वारा किस वर्ष में सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने की संभावना है? ए 2022, बी 2023, सी 2024, डी 2025। इसका उत्तर है ए 2022। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है अब तक कि सचमुच 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अब तक जो डेवलपमेंट्स हैं इस संबंध में वो बता रहे हैं कि 2022 में कि इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। यह मिशन एस्ट्रोसेट के बाद इसरो का दूसरा अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान मिशन होगा। अर्थात इसके पहले अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान मिशन, पहला मिशन कौन था? एस्ट्रोसेट था। एस्ट्रोसेट को एस्ट्रोलॉजिकल सैटेलाइट जिसको बोलते हैं उसको 2015 में लॉन्च किया गया था और दूसरा यह अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान मिशन दूसरा क्या होगा? आदित्य L1 होगा, जिसका पहले नाम क्या दिया गया था? आदित्य 1 नाम दिया गया था। अब इसका नाम क्या हो गया? आदित्य L1। और इसका उद्देश्य क्या है? सौर कोरोना का निरीक्षण करना, उसका स्टडी करना। इसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV XL पर लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है ए नागरिकों के पहचान पत्र की जांच करना, बी भारतीय नागरिकों के लिए पहचान पत्र जारी करना, सी भारतीय नागरिकों के
कई पहचान पत्रों को आपस में जोड़ना। डी, भारतीय नागरिकों के पहचान पत्र संबंधी शिकायत का निवारण करना। इसका उत्तर है सी, भारतीय नागरिकों के कई पहचान पत्रों को आपस में जोड़ना। दरअसल जैसा कि आपको पता है कि अब आपके पैन कार्ड हो गए हैं, आपके पासपोर्ट हो गया या आपका आधार कार्ड हो गया, तो सब में कहीं न कहीं सबकी जाँच की ज़रूरत पड़ती है। तो सरकार का इस जो इकाई सरकार ने शुरू की है, फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज़ की शुरुआत, जो प्रोग्राम की शुरुआत की है, इसका उद्देश्य नागरिकों को और सरकार को दोनों के लिए काम को आसान बनाना, ताकि एक ही सिस्टम से ये सारे ये जो पहचान पत्र होते हैं उनकी जाँच हो जाए और जगह-जगह या अलग-अलग तरीके से इसकी जाँच न करना पड़े। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो क्या है इसका उत्तर? भारतीय नागरिकों के कई पहचान पत्रों को आपस में जोड़ना। और इसके लिए जो शुरू किया गया वो क्या है? फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने हाल ही में अपना 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता? ए, राफेल नाडाल, बी, रोजर फेडरर, सी, नोवाक जोकोविच, डी, डेनियल मेदवेदेव। आपको पता है हाल में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, क्योंकि साल के शुरू में ग्रैंड स्लैम जो 4 खिताब है उसमें पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन ही है, जिसकी शुरुआत होती है साल के शुरुआत में ही इसकी शुरुआत होती है, यह कंडक्ट किया जाता है। तो राफेल नाडाल ने अपना 21वीं ग्रैंड स्लैम खिताब जीता और उसमें उसने किसको हराया? ऑस्ट्रेलियन ओपन में उसने डेनियल मेडवेडेव को हराया और इस जीत के साथ ही नाडाल को 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब प्राप्त करने में सफलता मिली है। नेक्स्ट, शियोमारो कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ए, होंडुरास, बी, घाना, सी, सोमालिया और डी, छड। शियोमारो कास्त्रो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। क्या आपको पता है होंडुरास का कैपिटल क्या है? आइए देखते हैं। शियोमारो कास्त्रो ने होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। होंडुरास एक मध्य अमेरिकी देश है। इसकी राजधानी टेगुसिगाल्पा है। यह कैरेबियन सागर के तट पर स्थित है। इसका कैपिटल क्या हुआ? टेगुसिगाल्पा, और यह कैरेबियन सागर के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, द 10 ट्रिलियन ड्रीम, द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक आगामी पुस्तक के साथ एक लेखक के रूप में पदार्पण करने जा रहे हैं। कौन? ए, सुभाष गर्ग, बी, शशि थरूर, सी, अनीता देसाई और डी, विक्रम से, जिसका उत्तर है सुभाष गर्ग। हाँ, स्पष्ट है इसका मतलब कि यह जो पुस्तक आ रही है द 10 ट्रिलियन ड्रीम, इसके लेखक सुभाष गर्ग है। यह इनकी पहली पुस्तक है और इसके साथ ही एक लेखक के रूप में ये उपस्थित होंगे। अब इस पुस्तक में क्या है, जरा इसको भी देख लिया जाए। तो यह पुस्तक वर्तमान भारत के सामने आने वाले महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर चिंतन करती है। यह उन मुद्दों को हल करने और 2030 के मध्य तक 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए सुधारों का भी सुझाव देती है। किताब का नाम क्या है? द 10 ट्रिलियन ड्रीम और लेखक सुभाष चंद्र गर्ग। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने 31 जनवरी से 6 फरवरी के बीच की जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी उनके आधार पर प्रश्न बनाया। यह मैंने पहली बार यह तरीका मैंने अपनाया है। अगर आपको यह पसंद आए तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। अगर कोई कमी आए तो आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, और ताकि मैं इसको और बेहतर और इम्प्रूव कर सकूं और इसको इन्फॉर्मेटिव बना सकूं। वैसे इसको मैं और इन्फॉर्मेटिव और बेहतर बनाऊंगा, यह मेरी पहली कोशिश है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।